गाइस, मेरा नाम राहुल है। अब हम उस न्यूज़ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है ये। IRDAI ने आइडेंटिफाई करा है LIC को, GIG को और न्यू इंडियन अश्योरेंस कंपनी को एज अ DSSI 2010 से लेकर 2021 तक। ठीक है। अब DISS क्या होता है कि ये बेसिकली क्या करता है, ये जो मार्केट में जो होता है डोमेस्टिक और ग्लोबल को वो इंटरकनेक्ट करता है। जहाँ पे डिस्ट्रेस या जो फेलियर है एसेट, वो एक सिग्निफिकेंट डिसलोकेशन हो जाएंगे डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम में। तभी ये जो परसीव्ड है, जैसे जो इंश्योरेंस है वो टू बिग और टू इम्पोर्टेंट टू फेल, मतलब ऐसा है कि ये फेल नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़े हैं और इनका जो एसेट है ये NPs है वो एलोकेट हो जाता है। इसलिए इसका जो साइज है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इसमें प्रीमियम अंडर रिटन है, वैल्यू ऑफ एसेट है, अंडर मैनेजमेंट है पूरा सारा, और इसके पैरामीटर्स भी है जो कि आइडेंटिफाई हुए हैं। जो IRDAI है वो इसको एक लिस्ट निकालेगा DSSI का एनुअल बेसिस पे। ये कंडीशनली इम्पोज करेंगे DSSI का कि वो रेस करेंगे उनका जो लेवल है कोऑपरेट गवर्नेंस, और आइडेंटिफाई करेंगे जितने भी रेलेवेंट रिस्क है और प्रमोट करेंगे रिस्क मैनेजमेंट कल्चर। ठीक है। ये सब्जेक्ट टू इन्हांसमेंट रेगुलेटेड सुपरविजन, यहाँ पे IRDAI एनहांस करेगा सुपरविजन रेगुलेशन। ठीक है। सिमिलर टू DSSI, RBI भी अनाउंस करेगा कुछ डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, जिसमें कि SBI, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक आइडेंटिफाई हैं। ठीक है। 11.7 की न्यूज़ ये है, एंटिक अराइस। अब इसकी फुल फॉर्म है अतुल न्यू इंडिया चैलेंज इन अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज। ये लॉन्च हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये चीज़ बन जाती है कि ये अटल इनोवेशन मिशन के अंडर निकला है। ठीक है। और ये इसी वजह से प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। ये बेसिकली क्या करता है, ये प्रमोट करेगा रिसर्च और इनोवेशन, जो कि इंक्रीज करेगा इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप और MSME। ठीक है। ये फंडिंग देगा 50 लाख तक की, ताकि जो डेवलपमेंट हो बहुत तेज़ हो और इसमें टेक्नोलॉजी सोल्यूशन हो। ठीक है। टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन हो। इसको कौन देखेगा, इसको देखेगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का नाम है। इसमें 4 मिनिस्ट्री आएंगी जो कि देखेंगे इसको। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम फिल्म्स पर्सपेक्टिव। 11.8 पे हम बात कर लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, EDII। EDII एक ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी है, नॉन फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है, मतलब NGO टाइप का है। सेटअप हुआ था 1983 में। स्पॉन्सर्ड हुआ था ये एपिक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो कि IDBI बैंक है, IFCI बैंक है और बड़े सारे बैंक है। प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप, और ये उनका जितने पूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है वो यहाँ पे सारे डिफरेंट सेक्टर्स पे आते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग पे, और ट्रेन करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे। ठीक है। EDII एक नोडल इंस्टीट्यूशन है, एक पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, और ये प्रमोट करता है स्टार्टअप पॉलिसी। EDII जो सिलेक्ट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एजुकेशन को करेगा और इस्टेब्लिश करेगा इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल। इसका जो एम है वो सिस्टमेटिकली फोस्टर करता है कल्चर ऑफ इनोवेशन का। ठीक है। इसके अलावा जो 11.9 पे जो न्यूज़ है हमारी वो है सरोद पोर्ट्स, और ये सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट्स पे बात करता है। ये हेल्प करेगा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन, जितने भी मैरीटाइम सेक्टर्स पे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो सारी चीज़ है, जैसे पोर्ट्स है, शिपिंग सेक्टर्स हो गए, मेजर पोर्ट ट्रस्ट हो गए, या नॉन मेजर पोर्ट्स हो गए, जिसमें प्राइवेट पोर्ट्स भी आते हैं, जट्टीज भी आते हैं, टर्मिनल भी आते हैं, हार्बर्स भी आते हैं। ये इस्टेब्लिश होता है सोसाइटीज़ रेगुलेशन एक्ट के अंदर, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, सॉरी, 1860। और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि अफोर्डेबल है
और टाइमली रिजॉल्व हो जाता है इसके डिस्प्यूट। सेकंड जो है वो है कि इन्वेस्टमेंट होता है इसका, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कवर करता है डिस्प्यूट जो भी आते हैं ग्रांटिंग अथॉरिटी और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके बीच में। ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ये रिलीज करता है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी इन कॉन्जुगेशन विद कनाडा फार्सर इंस्टीट्यूट। तो सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी प्लस कनाडा फार्सर इंस्टीट्यूट ये मेजर करता है इकोनॉमिक फ्रीडम, ये एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू मेक, एक इंडिविजुअल की क्या डिसीजन मेकिंग की पावर है उसकी कंट्री में। कैसे करता है ये, एनालाइज करता है पॉलिसी और इंस्टीट्यूशन की उस कंट्री की क्या है। तो ये सारे इंडिकेटर्स को फॉलो करता है, जैसे रेगुलेशन, फ्रीडम टू ट्रेड इंटरनेशनली, साइज ऑफ गवर्नमेंट है, प्रॉपर्टी राइट्स है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, टैक्सेशन है। तो यहाँ पे मेन बात कर लेते हैं इंडिया की रैंकिंग क्या है। ठीक है। इंडिया का 105 रैंक है अमंग 162 कंट्रीज। ठीक है। तो 2018 का जो रैंक था वो 79 था 2018 का। हांगकांग ने टॉप करा है इस इंडेक्स में, फॉलोड बाय उसके बाद सिंगापुर आता है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे स्क्रीन पे वही है कि ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, ये इंडेक्स रिलीज करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, और ये कोलैबोरेशन है सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी डिज़ाइन। स्मार्ट सिटी जो है ये डिस्क्राइब करा जाता है एक अर्बन सेटिंग जो कि अप्लाई होती है टेक्नोलॉजी में, और ये बढ़ाती है बेनिफिट्स को और जितनी भी शॉर्टकमिंग्स है अर्बनाइजेशन की उसको। 2020 का SCI स्मार्ट सिटी इंडेक्स जो है वो टॉप करा है सिंगापुर ने। उसके बाद ये सारी कंट्रीज़ ने सेकेंड और थर्ड में। हैदराबाद जो है 85th पोजीशन पे आता है और न्यू दिल्ली 86th पोजीशन पे। ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन एंड कोरल रीफ प्रोग्राम लॉन्च। ये जो इनिशिएटिव है ये जो लॉन्च हुआ था ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग में हुआ था जो G20 की हुई थी। इसका जो ग्लोबल इनिशिएटिव है वो बेसिकली रिड्यूस करता है लैंड डिग्रेडेशन। इसका जो एम है वो स्ट्रेंथन करता है इम्प्लीमेंटेशन जो कि एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है, ताकि वो प्रिवेंट करे, होल्ड करे और रिवर्स करे लैंड डिग्रेडेशन जो कि है G20 मेंबर स्टेट्स के। ये देखेगा जितनी पॉसिबल इम्प्लीकेशंस है फॉर द अचीवमेंट ऑफ SDG गोल्स। SDG गोल्स जो होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में 29% जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है, डिग्रेडेशन में चल रहा है, उस प्रोसेस में हो रहा है पूरा। इंडिया एक सिग्नेटरी है UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। इंडिया का क्या गोल है कि हम अचीव करें लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल स्टेटस बाय 2030। ठीक है। तो हमें लैंड डिग्रेडेशन के एफर्ट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, तब भी जाके हम ये अचीव कर पाएंगे। ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो R&D है ये एक्सकलरेट करेगा प्लेटफॉर्म को, एम करता है ग्लोबल R&D रिसर्च, ताकि एडवांस रिसर्च पे आ जाए, इनोवेशन पे आ जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग में आ जाए, बड़ी सारी चीज़ों पे आ जाए जो कोरल लीफ से रिलेटेड हो। कोरल लीफ एक बहुत इंपॉर्टेंट बायो डाइवर्स और प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होते हैं। ये एक तरह के नेचुरल बैरियर्स है शोर लाइन्स के लिए, और प्रोटेक्ट करते हैं जितनी भी डैमेज होती है फ्लडिंग के दौरान या हरिकेन से, साइक्लोन से। अब्जॉर्ब करते हैं CO2, अब हम सबको पता ही है कोरल लीफ। इंडिया की बात करें तो इंडिया में बड़े सारी एरिया में प्रेजेंट है कोरल लीफ, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, मालवन। मालवन महाराष्ट्र में एक जगह है। जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे स्क्रीन पे वो है क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 एंड स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज लॉन्च। CSCAF एक फर्स्ट तरह का, एक पहला तरह का असेसमेंट फ्रेमवर्क है जो क्लाइमेट रेलेवेंट पैरामीटर्स पे लॉन्च करता है 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रोवाइड करे एक क्लियर रोड मैप जो कि होना चाहिए इंडियन सिटीज़ के लिए, ताकि वो कम बैक करे क्लाइमेट चेंज और प्लान करते सारी चीज़ें।
इसके अलावा ये इनकलकेट करते हैं क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच, जो कि अर्बन प्लानिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेमवर्क करते हैं 28 इंडिकेटर्स, जो कि 5 कैटेगरीज में होना चाहिए: एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग, अर्बन प्लानिंग और ग्रीन कवर, बायोडाइवर्सिटी में होना चाहिए, मोबिलिटी पे होना चाहिए और एयर क्वालिटी पे होना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट पे होनी चाहिए। क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़ ये एक तरह का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स में होना चाहिए, जो सपोर्ट करता है MOHUA। ये इम्प्लीमेंट करता है CSCAF 2.0। इम्प्रूव करता है इंडिकेशन, जो कि हो फीडबैक फ्रॉम सिटीज़ एंड थियमेटिक एक्सपर्ट्स। सिंप्लीफाई करना चाहिए, इजी अंडरस्टैंडिंग, अलाइनमेंट होना चाहिए, स्वच्छ सुरक्षण, ईज ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड एविडेंट होना चाहिए टेम्पलेट्स का, और डेटा इनपुट होना चाहिए टेम्पलेट्स का टू सपोर्ट इन डेटा कलेक्शन। सेंट्रलाइज पोर्टल होना चाहिए डेटा एंट्री का डैशबोर्ड के साथ, और रियल टाइम अपडेट होना चाहिए। ठीक है, इसका जो इनिशिएटिव है स्मार्ट सिटीज़ मिशन का, वो एम करना चाहिए ताकि वो इंस्पायर करे सिटीज़ को, ताकि वो क्रिएट करे एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट और वाइब्रेंट स्ट्रीट्स, जो कि तेज़ होना चाहिए, इनिशिएटिव होना, इनोवेटिव होना चाहिए और लो कॉस्ट मेजर होना चाहिए। चैलेंज रिक्वायर करता है कि हर सिटीज़ को टेस्ट करा जाए, और फ्लैगशिप वॉकिंग प्रोजेक्ट होना चाहिए, और एक नेबरहुड होना चाहिए। स्ट्रीट जो होने चाहिए वो हाई फुट फॉल जोन में होना चाहिए, और वो कंसिडर करने चाहिए पोटेंशियल लोकेशन फॉर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। फिर इंडिया का मिशन अलॉग विद इंडियन प्रोग्राम जो है इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी होना चाहिए, जो पार्टनर करना चाहिए SCM, और वो सपोर्ट करना चाहिए इस चैलेंज को। पेंटेनल ब्राज़ील एक ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये एक सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड है, जो कि 15 मतलब 1,50,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और ये ब्राज़ील में स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ब्राज़ील में ये जगह। और ये बोलीविया और पैराग्यो, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ, तो वहाँ तक भी फैला है। ये साउथ अमेरिका का पार्ट पूरा। ठीक है, वेटलैंड इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए। ये बर्निंग, इट इज़ अ बर्निंग एज वेजिटेशन कम्पैक्ट अंडर द मार्शी फ्लड ड्यूरिंग ये जो वेजिटेशन है पूरी कॉम्पैक्ट है मार्शी फ्लड पे, जो कि वेट हो जाती है ड्यूरिंग वेट सीजन, और ये ड्राई हो जाती है जैसे पॉन्ड और लगून जैसे इवेपोरेट कर जाती है, लीविंग फ्लेमेबल डिपॉजिट अंडरग्राउंड। तो इसकी वजह से कभी कभार आग भी लग जाती है इसमें। ठीक है, मेडिसिन क्या है, ये मेडिसिन यूज़ में क्यों है ऐसा देखना पड़ेगा। कि अभी रिसेंटली जो मेडिसिन है जिसका नाम है लानोस मीट लैंडफॉल अलोंग द कोस्ट ऑफ ग्रीस, ये मेडिसिन है मेडिटेरियन हरिकेन्स। ये रेफर करता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म लाइक साइक्लोन्स को, जो कि ऑब्जर्व करा जा रहा है मेडिटेरियन सी। अब साइक्लोन्स जितने भी लोगों ने पढ़ा है उनको यही पता है कि ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। तो ट्रॉपिकल ज़्यादातर वो वहाँ पाए जाते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन है। मेडिटेरियन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में आ जाता है। तो यहाँ पे ये एक न्यूज़ बन जाती है इसी बात पे, जो कि ऑब्जर्व करता है मेडिटेरियन सी। ये जो मेडिकेन्स है ये ज़्यादातर देखे गए हैं कोल्डर वाटर्स में देन द ट्रॉपिकल वाटर मतलब हॉट वाटर। हरिकेन्स टाइफून्स जो कोर है स्टॉर्म्स का, वो कोल्ड है इन कंपैरिजन टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ये एक नया तरह का साइक्लोन है इसलिए, क्योंकि इसमें ठंड ज़्यादा है, इसमें ठंडक ठंड कोल्ड वाटर है इसमें, इसलिए जो वार्मर कोर्स है वो कैरी करते हैं मॉइस्चर, और वो बिगर होते हैं साइज में, और उनका जो विंड है बहुत ज़्यादा शिफ्टर होता है। मेडिकेन्स जो है वो वीकर होते हैं, स्मॉलर होते हैं साइज में, और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। तो ट्रॉपिकल साइज स्टॉर्म्स और मेडिकेन्स जो है वो सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर होते हैं और क्लियरली विजिबल होते हैं। जो मेडिटेरियन है वो जल्दी ड्राई होता है और इवेपोरेट होता है सी, और ये जो साइक्लोन स्ट्रोम है ये जल्दी ग्रो नहीं करता। अकॉर्डिंग टू द स्टडी पब्लिश 2011 का है कि ओनली 2 मेडिकेन्स अकर पर ईयर। तो ये 2 मेडिकेन्स है जो हर साल होते हैं। हाउएवर रिसेंट स्टडी जो शो करती है वो ये करती है कि जो मेडिकेन्स है ज़्यादातर बिगर प्रॉब्लम्स में होते हैं। ये बिगर प्रॉब्लम्स फेस कर जाते हैं क्योंकि प्लानट जो है वार्म हो रहे हैं इस वजह से। ठीक है, ये जो दिक्कत है हमारे सामने, दिक्कत क्या है कि यहाँ पे अगर क्लाइमेट चेंज जैसे हो रहा है तो जो मेडिटेरियन का वाटर है वो भी वार्म होगा, वार्म होने की वजह से ट्रॉपिकल
साइक्लोन का ये शेप ले लेगा, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा रेनफॉल होगी और ज़्यादा बिगर साइज होगा इस वजह से भी। इम्पैक्ट ऑफ लालीना, इन लालीना एक ये जोग्राफी का पार्ट है। ये अनयूजुअल कूलिंग ऑफ सेंट्रल और ईस्ट सेंटर इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन के बारे में बात कर रहे हैं। लालीना बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो जो भी लालीना का कॉन्सेप्ट नहीं जानता पहले उसको बेसिक पढ़ना चाहिए, उसके बाद ये आप वीडियो कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। लालीना जो है वो बहुत ज़्यादा रेन प्रोड्यूस करता है सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट में, जो कि जहाँ पे